Okay, last was 12.1, right? Yes. Yes, 12.1. Page number 206. Page number 206. Exercise 12.2. First one. The park is in the shape of quadrilateral ABCD in which angle C is 90. (89) BC 12 CD 5. How much area? 88. ओके बेटा, लास्ट टाइम हमने हेरोन्स फॉर्मूला पढ़ा था. हेरोन्स फॉर्मूला के लिए ट्राइंगल होना चाहिए, क्वाड्रिलेटरल नहीं. तो आपको क्वाड्रिलेटरल को ट्राइंगल में कन्वर्ट करना पड़ेगा. एंड फॉर दैट मैं एक डायगोनल बना देता हूं. ध्यान रखना बेटा. फर्स्ट सेक्शन, सेक्शन नंबर 2. जब भी मैं डायगोनल बनाऊं, आपको सबसे पहले डायगोनल ही फाइंड करना पड़ेगा. और डायगोनल फाइंड करने के लिए हम 90 डिग्री में, यानी कि ये ट्राइंगल में पाइथागोरस प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे. ओके, क्लियर? सो BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इक्वल टू BD स्क्वायर. 144 plus 25 is equal to BD square. BD square equal to 169. BD is equal to, clear? First work is over. अब मेरे पास दो ट्राइंगल है, ट्राइंगल नंबर 1 एंड ट्राइंगल नंबर 2. मैं ये दोनों का अलग अलग एरिया फाइंड कर लेता हूं और फिर दोनों को एडिशन कर दूंगा. हमारे पास कंबाइंड क्वाड्रिलेटरल का एरिया है. बेटा A1 याद आए तो वेल एंड गुड. A1 को फाइंड करने के लिए, यानी कि एरिया नंबर 1 फाइंड करने के लिए, आई डोंट थिंक हमको हेरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करनी चाहिए. दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, सो वी कैन अप्लाई डायरेक्टली हाफ इनटू बेस इनटू हाइट. सो एरिया नंबर 1 ट्रायंगल BCD का एरिया होगा हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, हाफ इनटू 5 इनटू 12 to 6 30. यार एरिया नंबर 1 हो जाएगा 30. ओके, कॉपी दिस फर्स्ट. एरिया नंबर 2 फाइंड करो. 12 स्क्वायर. क्या यहाँ पे BD इज इक्वल टू 13 कैसे आया? क्या बेटा? यहाँ पे आपने BD इज इक्वल 13 कैसे आया? क्या बोल बेटा? BD स्क्वायर 169. सर आप एक बार ये फिर से एक्सप्लेन कर सकते हो? बिल्कुल कर सकता हूँ. आता ही है बेटा. देखो, BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इक्वल टू BD स्क्वायर, है ना? तो 144 प्लस 25 169 इज द स्क्वायर ऑफ 13.
अब बेटा मैं फाइंड करता हूं एरिया नंबर 2, यानी कि ट्राइंगल ABD का एरिया, राइट, जिसमें A इज इक्वल टू 9 हो जाएगा, B इक्वल टू 8 हो जाएगा, C इज इक्वल टू 13 हो जाएगा, क्योंकि मुझे इसमें अप्लाई करना पड़ेगा हेरोल्ड्स फॉर्मूला, सेमी पैरामीटर। फर्स्ट है S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C अपॉन 2, 9 प्लस 8 17, 17 प्लस 30 अपॉन 2, that is equal to 15. Area is equal to S minus A, S minus B, S minus C, S 15, 15 minus 9, 6, 15 minus 8, 7, 15 minus 13, 2. Okay, 15 6 are 90, 97 are 630, है ना, 630 into 2, 1260. आपको स्क्वायर रूट फाइंड करने का 1260 का, 2 6 are 3 are 0, right, 2 3 are 1 are 5 are 3 1 are 3, 0 5, 2 3 are 9, 3 5 are 5 7 7 1, 6 root 35. उसी में कंटिन्यू है। टोटल एरिया कितना हुआ बेटा? एरिया इज इक्वल टू एरिया 1 प्लस एरिया 2। एरिया 1 कितना है था 30, एरिया 2 कितना है 6 रूट 35, तो 30 प्लस 6 रूट 35 क्या बेटा? तो ऐसी वैल्यू है सभी पैरामीटर, एरिया तो ये है। राइट इंप्रेशन किया, बट उसी चीज का स्क्वायर रूट फाइंड किया। डन बेटा? Sum number 2. Sir. Find the area of quadrilateral ABCD in which Sir. AB3, BC4, CD4, DA5 and AC also 5. देखा बेटा, अगर आपको 90 डिग्री नहीं दिया कोई भी ट्रायंगल में, तो आपको मैंने हाइपोटेन्यूज का वैल्यू, सॉरी मैंने आपको डायगोनल का वैल्यू दे दिया, ठीक है। अब हम वन बाय वन दो ट्रायंगल का एरिया करो, आप फाइंड करो तो मैं नहीं फाइंड करूंगा। पहले एरिया नंबर 1 फाइंड करो, एरिया नंबर 2 फाइंड करो। एरिया नंबर 1 का ये क्या होगा 5 B4 C5
और एरिया नंबर 2 का A3 B4 C5 दोनों एरिया फाइंड करके दो मुझे हेरोल्ड्स फार्मूला की हेल्प से अप्लाई हेरोल्ड्स फार्मूला इन बोथ नहीं होगा बेटा ये नहीं है सर हाँ बेटा सर आंसर पॉइंट में लाना हो तो कैसे लाएंगे? नहीं ला सकते एरिया का आंसर आप पॉइंट में नहीं ला सकते आपको फ्रैक्शन में रखना पड़ेगा एरिया एरिया 2 6 आया 6 बराबर टोटल एरिया कितना होगा 221 प्लस 6 Yes, sir. Again, the answer? Yes, sir. यस सर. Okay. Sum number 3.
ओके बेटा, 1 लेक्चर सम, एक लेक्चर का सम। यस, समझ लेंगे ना बेटा। अब इसमें सबसे पहले सारे एरिया फाइंड करने वो समझ लेते हैं। ये है एरिया नंबर 1, एरिया नंबर 2, एरिया नंबर 3, एरिया नंबर 4 एंड एरिया नंबर 5। और ये पांचों पांच एरिया का एडिशन। दूसरा इसमें वैरायटी है, सिर्फ ट्रायंगल नहीं, रेक्टेंगल भी है और ट्रेपेजियम भी है ना। ओके, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले बेटा ये 1 दिया है तो ये भी 1 होगा, ठीक है। तो सबसे पहला काम कर लेते हैं, ये ट्रायंगल हमारे पास पूरा है कंप्लीट, एरिया नंबर 1। सबसे पहले एरिया नंबर 1 फाइंड करते हैं, which a is equal to 5, b equal to 5 and c is equal to 1। कम ऑन, फाइंड करके दो मुझे, ड्राइंग करना, एरिया नंबर 1 फाइंड करना, जिसमें a 5 b 5 c 1 है। S is equal to a plus b plus c upon 2, 5 plus 5 10 plus 1 11 upon 2 5.5। S 5.5 minus 5 0.5, 5.55 0.5 and 4.5। okay, 55 upon 10, 5 upon 10, 5 upon 10, 45 by 10। okay, बेटा 1 2 3 4 4 बार 10 है, बस स्क्वायर रूट के बाद आएगा तो 2 बार हो जाएगा, 100 हो जाएगा, राइट। डबल 5 का क्या हो जाएगा, सिंगल 5, 25 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 5। अब ये 55 को अपने ऐसा ले सकते हैं 11 5 का और 45 को 9 5 का, ठीक है। डबल 5 का सिंगल 5, वंस अगेन 9 का स्क्वायर रूट 3 अपॉन 100 रूट 11, 11 का स्क्वायर रूट नहीं मिलेगा एज इट इज। क्या आंसर आया, 25 3 का 75, 75 बाय 100 रूट 11। कैन यू कैंसल 75 100? 25 3 का 25 4 का 3 by 4 रूट 11। फर्स्ट एरिया कॉपी कर लेना, 3 by 4 रूट 11, ये वन का आंसर है। ये बेटा डबल 5 का सिंगल 5 हो गया, 25 का स्क्वायर रूट 5 और ये 10,000 का स्क्वायर रूट 100, ठीक है। पहला सम कॉपी, पहला एरिया का आंसर क्या है बेटा, 3 by 4 रूट 11। ओके, ये 4 मार्कर सम है बेटा, ये पूरा और काफी बार पूछा गया है एग्जामिनेशन में। अब आता है एरिया नंबर 2 पे। यू नो एरिया 2 एंड एरिया 3 दोनों सेम होगा, राइट।
तो मैं एक एरिया फाइंड करके एरिया 2 और एरिया 3 दोनों कॉमन कर दूंगा। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसलिए इसमें हेरोल्ड फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अगर ये 6 है तो ये कितना होगा, 6 और ये 1.5 है तो कितना होगा, 1.5। सो एरिया नंबर 2 हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, हाफ इनटू बेस, बेस कितना 6 और हाइट कितना 1.5। आंसर इज 4.5। एरिया नंबर 2 भी 4.5, एरिया नंबर 3 भी 4.5, एरिया नंबर 2 4.5, एरिया नंबर 3 is also 4.5। सर डन। अब बात करते हैं एरिया नंबर 4 की, यानी कि रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होगा? सर एरिया नंबर 3 नहीं बाकी है ना? 1 and 6.5, ये 4 1 into 6.5। सर एरिया नंबर 3 बाकी है ना? बेटा ये ना एरिया नंबर 3 और एरिया नंबर 2 सेम ही होगा ना। ओ यस सर, एरिया नंबर 2 इज इक्वल टू एरिया नंबर 3। तो एरिया नंबर 4 is equal to 6.5। एरिया नंबर 4 लेंथ into breadth 6.5। सर डन। बेटा आप यहाँ पे ध्यान रखना बराबर, जो प्रॉब्लमेटिक केस है इसमें वो है एरिया नंबर 5। रिपीट। ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड करने के लिए स्पेशल डिफरेंट पैटर्न है जो आपको अप्लाई करनी पड़ेगी, और इसमें 3 लेवल पास करने पड़ेंगे ट्रेपेजियम के एरिया फाइंड करने के लिए। सबसे पहले आपको इसका एक पैरेलल लाइन बनाना पड़ेगा जिससे ये ट्रेपेजियम 2 पार्ट में डिवाइड होगा, एक बनेगा पैरेललोग्राम और एक बनेगा ट्रायंगल। अगर का ये 1 है तो ये भी कितना होने वाला है, ध्यान से बेटा, ये पूरा 1 है तो ये कितना होगा, टोटल 2 है तो ये कितना बनेगा, ठीक है, ये पूरा 2 है। ठीक है। अब बेटा लकीली यहाँ पे ऐसा हुआ है, ये ट्रायंगल इक्विलेटरल हो गया है। वंस अगेन आई रिपीट, ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड करने के लिए सबसे पहले ट्रेपेजियम को क्या कन्वर्ट करना पड़ता है, 2 पार्ट में, एक ट्रायंगल और एक पैरेलल। अब मैं एरिया स्टार्ट करूं, ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं पहले। तो व्हाट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल, √3/4 sin स्क्वायर, क्योंकि मैंने आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया सिखाया था √3/4 a स्क्वायर, है ना, और इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसलिए √3/4 1 स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू √3/4। ध्यान रखना बेटा, अभी बात खत्म नहीं हुई है,
जिस जैसे आप एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करो, वंस अगेन फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, क्योंकि ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड करने के लिए आपके पास एल्टीट्यूड यानी हाइट की वैल्यू कंपल्सरी है, क्योंकि विदाउट हाइट मैं पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड आउट नहीं कर सकता, राइट। तो ट्राइंगल का एरिया कितना आया, √3/4, √3/4 इक्वल टू हाफ, बेस कितना है 1, आई डोंट हैव हाइट, √3/4 into 1/2 साइड जाएगा 2, हाइट इज इक्वल टू, यानी ये हाइट फाइंड की बेटा, ये वाली कितनी आई, √3/2, ओके, ठीक है। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, बेस इनटू हाइट, फॉर्मूला क्या है, आप पढ़ चुके हो लोअर स्टैंडर्ड में, मल्टीप्लिकेशन बेस ऑफ इनटू हाइट, बेस मल्टीप्लाई बाय एल्टीट्यूड, बेस कौन है इसका 1 और हाइट कितनी है √3/2, इज इट क्लियर। पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है बेटा, बेस इनटू हाइट, बेस है 1 और हाइट है √3/2, यानी कितना आंसर आया √3/2। सो फाइनली एरिया नंबर 5, ट्रेपेजियम का एरिया कितना हुआ, ट्रायंगल का एरिया कितना है √3/4 और पैरेललोग्राम का एरिया कितना है √3/2, √3/4 प्लस √3/2, एलसीएम 4, √3 प्लस 2√3, यानी कि 3√3/5। सर वंस अगेन पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सॉरी ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, पैरेलल साइड बना के ट्रायंगल और पैरेललोग्राम बनाने का पहला स्टेप, फिर ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने का, वापस ट्रायंगल का फॉर्मूला अप्लाई करके क्या फाइंड करने की, हाइट, और उसके बाद क्या फाइंड करने का, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या, बेस इनटू हाइट, ओके। ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड करने के लिए कितनी बार एरिया फाइंड करना पड़ता है, 3 बार, एरिया कितनी बार अप्लाई करना पड़ता है, 3 टाइम्स, ओके। सर √3/4 कैसे आया, सर √3/4 कैसे आया, क्या बेटा, √3/4 कैसे आया, इधर को ये सर एरिया ऑफ ट्रायंगल, नहीं सर एरिया ऑफ ट्रायंगल √3/4 स्टेप आपने जो किया है ना वो, हाँ यस, हाँ एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या बेटा, √3/4 एक स्क्वायर है ना, √3/4 साइड स्क्वायर इज अ फॉर्मूला टू फाइंड आउट यस एरिया ऑफ सर, ट्रायंगल, यस, ठीक है। हाँ बेटा टोटल सबका है, पैरेललोग्राम, यस
स्क्वायर के ऊपर m कर दो तो पैरेललोग्राम बन जाता है, सिंबल है उसका। डन बेटा? यस सर। तो टोटल एरिया कितना हुआ? एरिया इज इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5। A1 का आंसर 3/4√11, A2 का आंसर 4.5, A3 का आंसर 4.5, A4 का आंसर 6.5 और A5 का आंसर 3√3/4। So finally 4.5 plus 4.5 9, 9 plus 6.5 15.5 plus 3/4√11 plus 3/4√3 is your final answer. क्या बेटा? 9 plus 6 15.5 नंबर 5 का 10 इधर अच्छा। चलो कम ऑन, मैं एक एक्स्ट्रा सम दे रहा हूं, अभी आप फाइंड करोगे। Sum number 4. A triangle and a parallelogram have the same base and the same area. If the sides of the triangle are 26, 28 and 30 and parallelograms stand on the side 28, क्या रहना बेटा? अभी जो मैं ट्रेपेजियम का सम कर रहा था वही है 26, 28 and 30, ठीक है? और क्या बोला? पैरेललोग्राम्स stand on the side 28। बना पैरेललोग्राम कहां पे बनेगा? 28 उसका बेस साइड बनेगा, तो कैसे बनाना पड़ेगा इसको? कैन यू से लाइक दिस? ये बनेगा नहीं। अभी जैसे हमने बनाया था ट्रेपेजियम, ठीक है? पर ध्यान क्या रखने का है आपको? पैरेललोग्राम का बेस कितना लेना है? 28 itself, क्योंकि ट्रायंगल का बेस और पैरेललोग्राम का बेस सेम है, कॉमन है, ठीक है? ये 30 में कितना हो जाएगा? 30। ये कितना हो जाएगा? 28। मतलब इनडायरेक्टली आपको क्या पूछा है? ट्रेपेजियम का एरिया पूछा है। इनडायरेक्टली क्या पूछा है? ट्रेपेजियम का एरिया पूछा है।
तो सबसे पहले आपको इसका एरिया फाइंड करना पड़ेगा। आप नाउ बी केयरफुल, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं है। आपको S इज इक्वल टू 26 प्लस 30 प्लस 28 अपॉन 2, 30 20 50, 50 plus 20 70, 70 and 14 84 by 2 42. Area is equal to 42 in minus 26 16. Okay, 42 minus 30 12, 42 minus 28 14. ओके, अब मेरा ध्यान रखना इधर स्क्वायर रूट फाइंड कर। देखो 42 को मैं लिख देता हूं 14 3 सा 16 एज इट इज, इसको लिख देते हैं 4 3 सा और ये 14, तो देखो हो गया ना, डबल 14 सिंगल 14, डबल 3 सिंगल 3, 4 का स्क्वायर रूट 2, 16 का स्क्वायर रूट 4. Okay, 14 into 24 280 and 56. Three 36. Okay, 14 into 24 कितना हो जाएगा 336. ये हो गया ट्रायंगल का एरिया. अगेन अप्लाई ट्रायंगल एरिया, हाफ इनटू ये क्यों अप्लाई करना पड़ा, पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करने के लिए व्हाट आई नीड, हाइट. 336 हाफ बेस 28, आई डोंट हैव हाइट. क्यों बहुत जल्दी रोक लिया मुझे, थप्पड़ मारता सबको, अगर पूरा सम करवा दे दो. बेटा ये अगर नहीं भी लिखा होता ना, बोथ आर हैविंग इक्वल एरिया, तो भी क्योंकि आपको समझने की बात है, टू फिगर हैविंग सेम बेस ऑलवेज इक्विवेलेंट. कोई भी ऐसी दो फिगर जिसका बेस कॉमन हो वो इक्विवेलेंट होता है. सो अगर ट्रायंगल का एरिया 336 आया तो पैरेललोग्राम का एरिया कितना आएगा. चलो फिर भी आप भूल गए हो, इक्वल एरिया भी नहीं लिखा है और आप भूल गए हो, लेकिन अभी तक आपने एक चीज नोट नहीं किया. इसके आगे मैंने सम दिया था आपको ट्रेपेजियम का, हमने चेक किया दोनों में एरिया सेम आ रहा है. सर स्क्रीन ब्लर आ रही है. इसके पहले जो मैंने सम करा और एक एक्स्ट्रा सम किया, आप देखो दोनों में एरिया सेम आ रहा है. है ना, ट्रायंगल और पैरेललोग्राम का एरिया सेम आ रहा है ना, सेम ही आएगा ऑलवेज, बेस कॉमन है. ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा 336 प्लस 333. ओके, चलो भी हाइट फाइंड करो ना, मेहनत करो ना. ओके, 2 14s are 2 7, 2 1s are 2, 2 6 are 12, 2 8s are 7 2s are 7 4s are. H is equal to 24. Area of parallelogram. Base कितना है 28. Height कितना है 24, है ना. बेस 28 ना बेटा. यस. हाइट कितनी आई 24, मल्टीप्लाई करके एडिशन कर दो. साक्षी अभी आवाज मत करना. चलो, we are
are starting with wind. मैं normally लिखती हूँ wind bells. ठीक है, अभी जस्ट थोड़ा सा समझ लेते हैं. मैंने जो यहाँ पे एक्टिविटी लिखा है, एक्टिविटी का मतलब फंक्शन है इस विंड बेल्स के. पहले तो ये लाइट करो. हाँ बोलो बेटा, क्या बोल रहे हो? मैंने जो यहाँ पे एक्टिविटी लिखा है विंड बेल्स का, तो मैम वो फंक्शन है विंड बेल्स के. नहीं नहीं नहीं, फंक्शन नहीं है वो. एक्टिविटी मैं समझाऊंगी, वो अलग चीज. इसके एक्सप्लेनेशन के रिलेटेड एक्टिविटी है बेटा. सो दैट आई विल एक्सप्लेन यू. ओके मैम. ये आप लोगों को ड्रॉ करना है. मैम कैमरा थोड़ा उस साइड करोगे? हाँ.
उससे आवाज नहीं निकलती चाहिए। मैम थोड़ा लेफ्ट साइड में कैमरा करो, वो नहीं दिख रहा वो लिखा हुआ। हाँ 1 मिनट। मैम 2 मिनट। हाँ 2 मिनट। फोटो ले लो बेटा इसकी। हो गया? यस मैम हो गया। अच्छा 2 मिनट जस्ट ध्यान दे दो ना इधर बेटा। चलो अभी राइटिंग बंद कर दो। एवरीवन कीप योर पेन्स डाउन। हाँ वो मैं रखूंगी, डोंट वरी, आई विल कीप इट। पहले रब इतना ही होगा, ठीक है? ओके। हमको पता है जब हम विंड बेल्ट्स का बात करते हैं तो अर्थ के एटमॉस्फेयर से, उसके डेवलपमेंट से विंड बेल्ट्स चेंज होते हैं। विंड चेंज होता है, बेल्ट शो। अभी इसी को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए एक एक्टिविटी को हमने किया। एक्टिविटी क्या बोल रहा है? ये कैंडल है, कैंडल के ऊपर ये क्या है? इंसेंस स्टिक। या ये है इंसेंस स्टिक, अगरबत्ती, जो तुम्हारी दिमाग की बत्ती जलाएगा। मेंटोस के जैसा काम करता है ना? चलो, दिस इज नोन एज इंसेंस स्टिक। अब ये मैंने एग्जैक्टली इसके ऊपर रखा है। हमने इसको एक्सपेरिमेंट में 3 डायरेक्शन में रखा।
The first direction was to keep exactly above the candle. ये burning incense stick है, मतलब जल रहा है, ठीक है। इसके बाद दूसरा पोजीशन लिया ऐसे इंक्लाइन, ओके। तीसरा पोजीशन हमने लिया कहीं भी एज पे, ऐसे 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 एज पे, यहाँ पे। और हमको ये देखना है कि जो धुआं होता है ना वो किस डायरेक्शन में जाता है। तो ये एक्सपेरिमेंट जब हमने किया तब हमको 3 कंक्लूजन मिले। इंसेंस स्टिक को जब आपने एज पे रखा, बीकर के एज पे या फिर कैंडल के अपर, दोनों में स्मोक फ्लो पहले हो रहा था कैंडल के पास, फिर वो ऊपर चला जा रहा था, ठीक है। अब ये कैंडल के पास भी हो रहा था क्योंकि कैंडल के नीचे का जो रीजन है, लगते थे वो काफी पास कर दे। I won't let you write in that book. दे दे book आपको। No excuses. Give the book to me. पास कर बेटा। पेन दे दे। लो पीछे दे दो, पेन दे दो बेटा, दफ्तर में दे दो। तो हाँ, हमारा जो नेक्स्ट है उधर बोला that the direction of the flow of the smoke will be towards the candle and then upward. मतलब अगर अलग अलग जगह पे रखते, अगर ऐसे रखते हैं, स्ट्रेट रखते हैं, ऐसे रखते हैं, तो कैंडल का फ्लो कहाँ जाएगा? कैंडल का नहीं, इंसेंस स्टिक का ऊपर। अगर हम एज पे रखने जाएंगे या डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे रखेंगे लेट्स से, तो पहले थोड़ा धुआं कैंडल में आएगा, फिर ऊपर जाएगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि कैंडल जहां पे जल रहा है ना, उसके नीचे का पोर्शन ठंडा है। अगर वो गर्म होता तो कैंडल यहां से पिघलने लगता ना, और कैंडल पिघल कहां से रहा है? इधर ऊपर का सरफेस से, ड्यू टू दिस हीट। यहाँ से पिघल रहा है, ऐसा पतला हो रहा है? नहीं होगा, क्योंकि उधर ठंडा हवा है, इधर गर्म है। अब ये जो धुआं आएगा इंसेंस स्टिक का, उससे वो इधर से और इधर से भी पिघलेगा। वंस वो गर्म हो जाएगा ना, फिर वो धुआं पूरा बाहर निकल जाएगा। समझे? दिस इज हाउ आवर विंड वर्क्स। जहां पे ठंडा एटमॉस्फेयर है ना, वहां हॉट एयर तुरंत पहुंच जाए। यही डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कि विंड कहाँ पहले जाता है, हमने ये एक्सपेरिमेंट कैरी किया। अंडरस्टूड एवरीवन? ओके। अब विंड जो होता है ना, उसको फ्लो करने में 6 पॉइंट्स आर देयर व्हिच अफेक्ट्स देम, मतलब जिससे उनकी फ्लो शायद स्टॉप भी हो सकती है, चेंज भी हो सकती है, उनकी टेम्परेचर भी चेंज हो सकती है। तो ऐसा क्या है? सो द फर्स्ट इज अनइवन हीटिंग एट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ। अब आप लोग यहाँ पे हो, यहाँ पे भी अनइवन हीटिंग देख लो ना। जैसे मैं बोलूं आपको कि आप आश्रम रोड जाते हैं, आश्रम रोड जाओगे ना, 4 रास्ते पे खड़े रहोगे, बहुत गर्मी लगेगा। क्यों? इतना सारा व्हीकल आ जाता है। मैं तुमको गांधीनगर ले जाऊं, ठंडा, व्हीकल का डेंसिटी उतना है ही नहीं कि इतना आने जाने का हो। तो एरिया वाइज हीट भी डिफरेंट, राइट? दूसरा, डिफरेंस इन हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द लैंड एंड वाटर बॉडीज। हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा, लैंड जल्दी गर्म हो जाता है और जल्दी ठंडा भी हो जाता है। सी वाटर गर्म भी शांति से होता है और ठंडा भी शांति से ही होता है।
तो वहां पे भी एयर का जो टेम्परेचर होगा और फ्लो होगा वो अलग होगा। वेपराइजेशन एंड कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर मतलब रेन। रेनफॉल जहाँ पे भी ज्यादा होगा वहां पे हवा बहुत ठंडी होगी, कम होगा वहां पे हवा, जैसे हमारे यहाँ पे हवा है अभी बाहर नहीं है, ठीक है, आप जाओ देहरादून जाओ वहां पे मस्त हवा है, इसको नींद आ रही है। रोटेशन ऑफ अर्थ, अर्थ रोटेट करता है तो कभी दिन है कभी रात है ना, तो उससे भी तो हवा चेंज होती है। प्रेजेंस ऑफ हाई माउंटेन इन पाथ ऑफ विंड्स, मान लो मैं माउंटेन यहाँ कोई बैठा है और मेरे आगे वो बैठा है और पीछे से हवा आ रही है, उसको हवा आएगी? नो मैम। डिफरेंस इन द टोपोग्राफी, अच्छा टोपोग्राफी मतलब टॉप सॉइल। अभी राजस्थान है ना, तो राजस्थान इज अ ड्राई स्टेट, राइट? तो राजस्थान में एकदम आप दोपहर को जाओगे तो कैसा हवा होगा, और रात को ठंडा ना, एसी भी नहीं चाहिए वैसा, ठीक है। चलो मैं दूसरा लेती हूँ, हम मनाली जाएंगे तो रात को कैसा होगा, बाहर निकल सकते हैं? नहीं निकल सकते, तो बाहर निकलेंगे कुल्फी बन के वापस आ जाएंगे, है ना। सुबह को निकल सकते, टेम्परेचर वेरिएबल है, राइट? क्यों? क्योंकि सनलाइट है तो जो सॉइल है ना उसका वो आइस को मेल्ट कर रहा है, हीट दे रहा है ना, तो उस हीट की वजह से हम सस्टेन कर सकते हैं, समझे? तो इससे भी विंड का डायरेक्शन या फिर क्वांटम या फिर टेम्परेचर चेंज होता है। अंडरस्टूड एब्सोल्युटली? चलो लिख लो, सब लोग का खत्म हो जाए उसके बाद मैं बोलो। हाँ वो खुद का डिसीजन होता है, आके जहाँ स्विच बोर्ड है वो कर लो। आप लोग लिखना खत्म करो उसके बाद मैं आगे करवाती हूँ। वेरी गुड। बेटा पीछे देखो। लिख लिया? अच्छा जिसने भी लिख लिया है वो दूसरी हेडिंग दे सकता है, रेन। विंड के बाद हम रेन के बारे में लिखेंगे। अच्छा मुझे ये बताओ रेन कैसे आता है? वाह। क्लाउड कैसे बनते हैं? इवेपोरेशन। हाँ ऑनलाइन क्या बोल रहे हो? इवेपोरेशन से। हाँ किसका इवेपोरेशन होगा? वाटर। वाटर का। राइट।
सो ओशन या फिर सी है या वाटर बॉडीज, रिवर है, पॉन्ड है, लेक है, सब जगह से वाटर इवेपोरेट होता है इन द एटमॉस्फेयर। इवेपोरेट होने के बाद ऊपर जो टेम्परेचर होती है ना वो कम होती है, तो गैस बन जाता है लिक्विड, तो ये लिक्विड वाटर हो जाता है। अब बबल के फॉर्म मतलब ड्रॉपलेट के फॉर्म में। अब ये क्या करेगा, जो ये हमारा एयर पोल्यूटेंट होता है ना उसके साथ मिक्स होगा और उसके बाद क्लाउड बनाएगा। क्लाउड बनाने के बाद इट विल बर्स्ट इन अ फॉर्म ऑफ रेन। आज ये फोटो ले रही है, सब लोग पोस्ट दे सकते हैं, ठीक है। सो इसको बंद किया जाए, दोनों को बंद किया जाए। भाई people who are online, can they see board? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, okay. Yeah. So cloud जो होता है वो बना, उसके बाद आउटबर्स्ट हुआ, तो यहाँ पे जो रेन आती है क्या वो प्योर वाटर होता है? नहीं, कचरे के साथ आता है। इट इज नोन एज एसिड रेन, है ना? हाँ बेटा। हाँ, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही। आ रही है मैम। हाँ बेटा, एक मिनट, चलो अभी हो गया सबका लिखना? Yes, ma'am. गिव हेडिंग रेन। क्या करूं लाइट? कौन सा है? Ma'am, will you off that light? आगे आ जा। बेटा वो ना हमारे क्लास में फोटो खींच रहा है, सो यू मे गिव सर्टेन सॉर्ट ऑफ पोज। तुम्हारा फोटो हम घर भिजवाएंगे। हाँ तुम करके देना। चलो बंद करो इसको, बेटा इसको बंद कर देना। जिसको भी नहीं दिख रहा है वो आगे आ सकता है।
मैम कैमरे को थोड़ा राइट साइड करो ना। सबका लिखना हो गया लेफ्ट हैंड साइड? Yes, ma'am. मैम हाँ बेटा, कहाँ बच्चे? यहाँ पे? क्यों पीछे चले गए? हाँ, क्या बोल रहे हो बेटा? इधर बोर्ड बोर्ड रखा नहीं था, रखा था तो वो लेके गए, खत्म हो गया। आना है तो आ जाओ। अच्छा, मैंने आप लोगों को बताया ना कि रेट कैसे आता है, बस वही मेथोडोलॉजी मैंने लिखा है यहाँ पे।
मैम आप लेफ्ट साइड मूव कर सकते हो क्या? मैम वो दूसरी साइड का लिखना बाकी है इसकी। ये हो गया, नहीं मैम। पहले ये लिख लो फिर आई मूव। Forest fire, storms, pollens. Another. मैम डन। हाँ बच्चा 550 को 550। अच्छा रेन कैसे आता है वो पता चला। अभी एयर पोल्यूशन कैसे होता है? सो एयर पोल्यूशन होता है ड्यू टू एयर पोल्यूटेंट एंड एयर पोल्यूटेंट जो होते हैं दे कॉज एडवर्स इम्पैक्ट, मतलब खराब इम्पैक्ट किस पे लाते हैं? वो लाते हैं ऑन एनिमल्स, प्लांट्स, ह्यूमन एसेट्स। जब आप ह्यूमन एसेट्स की बात करते हो, ठीक है, तो ह्यूमन एसेट्स क्या होता है? जैसे ताजमहल, ताजमहल पीला हो गया, व्हाइट था, वो पीला हुआ ड्यू टू एयर पोल्यूटेंट, ठीक है। तो एयर पोल्यूशन दो तरीके से होता है, एक नेचुरली, मतलब अगर कहीं पे फॉरेस्ट फायर है, स्टॉर्म है, पोलन मतलब फ्लावर जो होता है ना, उसमें से इतने छोटे छोटे पोलन्स निकलते हैं, मेल क्या कहते हैं, मेल ऑर्गन कहते हैं फ्लावर, राउंड होते हैं, फिर उसमें से पोलन ट्यूब डेवलप होती है, तो उसे हम पोलन कहते हैं। गॉट इट? एंड येलो कलर के होते हैं शू फ्लावर वगैरह, देखना कभी शू फ्लावर लेके आना है सर को, नेक्स्ट टाइम क्लास में आओ ना तो शू फ्लावर लेके आना। हिबिस्कस किसी ना किसी के घर तो होता ही होगा, या फिर रोज हो तो रोज भी चलेगा, ठीक है। अच्छा मैनमेड कॉज में क्या आएगा? हम व्हीकल चलाते हैं, इंडस्ट्री में फॉसिल फ्यूल बर्न होता है, देन थर्ड इज स्टोन क्रशिंग। तो आप ये अंबाजी अगर गए हो तो बीच में एक पैच आता है जहाँ पे पत्थर तोड़ रहे होते हैं, तो बहुत ही मतलब आगे कुछ ज्यादा दिख नहीं रहा होता है, उसकी वजह से छोटी छोटी डस्ट हमको रोड पे दिखती है, सो दैट इज नोन एज एयर पोल्यूटेंट। और माइनिंग, तो इतना जो है वो एयर पोल्यूशन करता है। आर वी क्लियर? यस चलो अभी किसी ने बोला लेफ्ट करो, ये लो लेफ्ट बेटा, लिख लो, लिखने के बाद मुझे पता हो जाता है तो कंप्लीटेड मैम। भाई किसी का भी ये वाला पार्ट बाकी है? नो मैम। मुझे 2 मिनट काम होगा ना।
हाँ हाँ चलो ये मेरे को बना लेने देना हाँ, पूरा इंडस्ट्रीज ये लो बना लो these are known as sources of air pollution एयर पोल्यूशन जिन जिन चीजों से होता है ये उसके सोर्सेस है कितना टाइम बाकी है बेटा Ma'am, what is photochemical smoke? photochemical smoke is basically what will happen that smoke will get generated वो जो धुआं होता है ना विंटर में पता है दिखता नहीं है आर पार जब हम पंजाब वगैरह जाते हैं तो Yes, ma'am. उसे हम photochemical smoke कहते हैं it arises due to releasing of oxygen जो O2 के फॉर्म में होता है वो सिंपल O के फॉर्म में आ जाता है और that is due to the presence of sunlight
ये सनलाइट होता है इसीलिए उसे कहते हैं फोटोकेमिकल, और वो लिबरेट करता है ऐसा धुआं, स्मोक, जिससे हमें आर पास कुछ दिखता नहीं है इन अर्ली विंटर्स। आयोनाइजिंग रेडिएशन मतलब जो रेडिएशन एमिट होते हैं ना, उसे हम रेडिएशन कहते हैं, आयोनाइजिंग रेडिएशन। फिर ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट मतलब वेहिकुलर पोल्यूशन। बायोसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, पता है एग्रीकल्चर में ना ऐसे प्लांट वाइज नहीं डालते, ऐसे छिड़कते हैं, तो वो एयर में भी तो जाएगा, तो वो एयर पोल्यूटेंट होगा। रेडियो एक्टिव एलिमेंट, जब माइनिंग करते हैं ना, तो बहुत सारे एलिमेंट्स हमको अर्थ के क्रस्ट में से मिलते हैं, तो हम बाहर रखते हैं, सेम डे तो प्रोसेस करेंगे नहीं, तो वो इवेपोरेट होने लगते हैं पानी के साथ। देन हेवी मेटल्स, हमने चैप्टर 2 इसने इधर पढ़ा है सीपीएससी में, उसमें मेटल्स होते हैं ना, जैसे लेड है, कैडमियम है, ये सारे बाद में आने, 90 नंबर के बाद के मेटल हमने पढ़े 1 to 20। अभी जो 90 है ना, 90 वो मैं आपको थर्ड चैप्टर पढ़ाऊंगी ना, तब आपको 1 to 20 एलिमेंट्स करवाऊंगी। अब जो 90 नंबर के बाद के एलिमेंट्स है ना, उनको हम हेवी मेटल कहते हैं। तो वो वाले एलिमेंट अगर एटमॉस्फेयर में होंगे तो हमको रेस्पिरेटरी डिसीज करेंगे। फोटोकेमिकल स्मोक, जो सिगरेट वगैरह पीते हैं, कचरा जलाते हैं, तो धुआं होता है तो प्रॉब्लम आता है ना। अच्छा, ये पेस्टिसाइड मतलब आपको पता है कई बार यहाँ से ऑटो निकलता है वो इंसेक्टिसाइड डालने के लिए, मच्छर वगैरह, तो उसमें भी सरवाइव करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है ना, तो वो भी इस कैटेगरी में आएगा। ठीक है, और ये तो सोर्सेस हो, इसमें से निकलता क्या है, कौन से कंपाउंड्स निकलते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन, मीथेन, अमोनिया, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, और भी दूसरे सारे हैं, लेकिन इतना आप लिख लो काफी है। ये हमारे एयर पोल्यूटेंट्स है जो पोल्यूशन करते हैं। ठीक है, को काम है तुम्हारा। हाँ क्या बेटा? बायोसाइड्स, बायोसाइड्स का मतलब होता है इंसेक्ट जो होते हैं ना, वो भी, जैसे अभी थोड़े टाइम के पहले पाकिस्तान से लोकस्ट आए थे, फीड बोलते हैं, तो वो आए थे। अब वो ना क्या करते हैं, हमारे जो वर्म्स वगैरह होते हैं ना, जो हमारे प्लांट्स को खाते हैं, वो उनको खाते हैं। अब हम भुला तो लेते हैं, लेकिन वो ट्रैफिक ही कर रहे हैं ना, वो आएंगे तो वो भी एज ए पोल्यूटेंट गिनाते हैं। अच्छा, इसके अलावा बायोसाइड्स मतलब के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके उसमें से एंजाइम मतलब केमिकल निकालेंगे और उसको यूज करेंगे, उसको प्लांट पे छिड़केंगे, ताकि ये वर्म्स वगैरह है ना, वो स्मेल करते हैं उस स्मेल को, और फिर वो पास में नहीं आते, क्योंकि उनको ऐसा डर लगता है कि वो ऑर्गेनिज्म बैठा है, वो केमिकल है ना, वो ऑर्गेनिजम्स के प्रेजेंस का एहसास करवाता है, तो उसे भी बायोसाइड्स बोलते हैं। वो डाल तो आप देते हो, ठीक है, पर डालने में यू आर स्प्रिंकलिंग इट आउट ना, so it goes into the atmosphere in the areas where there are higher temperatures, so that will create a problem. Okay, clear everyone? Yes, ma'am. Yes. Okay. Now I guess sir को कुछ काम है, ऑनलाइन जो बच्चे हैं प्लीज स्टे ऑनलाइन। सर ऑनलाइन वालों को भी रखो। हाँ, इधर हो गया, मोबाइल ले लो। हाँ हाँ हाँ, मुझे लगा आपको ऑनलाइन वालों का भी। ओके, बाय बाय।